Hey guys, I am Prince Chen and welcome to Medicasto। आज हम देखने वाले हैं प्लेटलेट डिफेक्ट्स जो हमने पहले पढ़ लिए हैं, उसको मैंने यहाँ पे इजीली फ्लो चार्ट फॉर्म में डिफरेंशिएट करा। इस लेक्चर को मैं बहुत स्पेशल मानता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए हमने सभी चीज़ों को पढ़ लिया है। अभी हमने इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा, DIC, HUS, TTP, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डिफेक्ट सबको समझ लिया है। बट हमें याद रखने के लिए एक सिंप्लीफाइड डिफरेंशिएटिंग फ्लो चार्ट चाहिए जो कि डिफरेंशिएट करे डिजीजेस को एक दूसरे से, ताकि हमें जब हम MCQ सॉल्व करेंगे तो हमें कन्फ्यूजन ना। चलिए तो फिर इस फ्लो चार्ट को हम समझते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे प्लेटलेट डिफेक्ट में आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्लेटलेट डिफेक्ट दो चीज़ों से हो सकता है। एक तो प्लेटलेट की क्वालिटेटिव डिफेक्ट हो या क्वांटिटेटिव। दोनों ही कंडीशन में ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि प्लेटलेट्स है ही नहीं, प्लेटलेट्स अवेलेबल नहीं रहेगी तो क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा तो ब्लीडिंग क्यों स्टॉप होगी, स्टॉप ही नहीं होगी ब्लीडिंग। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर में प्लेटलेट का काउंट नॉर्मल होता है, मतलब क्वांटिटेटिव नहीं है, मतलब क्वांटिटी से रिलेटेड नहीं है, क्वांटिटी नॉर्मल है, सिर्फ क्वालिटेटिव डिफेक्ट है। और क्वांटिटेटिव डिफेक्ट में क्वांटिटी डिक्रीज हो गई है प्लेटलेट की, यहाँ क्वालिटी सही रहती है प्लेटलेट की। चलिए समझते इसको डिटेल में। देखिए, जब हम क्वालिटेटिव डिफेक्ट की बात करते हैं तो उसमें जो प्लेटलेट काउंट है वो नॉर्मल है, बट उसमें फंक्शनल डिफेक्ट और क्वालिटेटिव डिफेक्ट हो चुका है। ऐसे डिसऑर्डर हमने समझे थे बर्नार्ड सोलियस डिजीज, ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थीनिया, ड्रग्स जैसे हम ड्रग्स कैसे एस्पिरिन देखते थे, एस्पिरिन के साइड इफेक्ट में हम देखते थे यूरीमिया और डिक्रीज फाइब्रोजन कंसंट्रेशन। ये डिजीजेस हमने पढ़ी थी क्वालिटेटिव डिफेक्ट्स में। आते हैं क्वांटिटेटिव डिफेक्ट्स की तरफ। क्वांटिटेटिव डिफेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन, इसमें हमने इन कॉजेस को देखा था। देखिए, जैसे कि डाइल्यूटेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बोन मेरो डिसऑर्डर। बोन मेरो डिसऑर्डर में या तो बोन मेरो की एक्टिविटी बढ़ जाएगी या एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। हमने अभी तक जो भी डिसऑर्डर्स देखे थे हमने इसके ही रिलेटेड देखे थे, समझते हैं इसको। और हम दो और फैक्टर्स को देख लेते हैं, हाइपर स्प्लीनिज्म एंड डिक्रीज प्लेटलेट। ये कॉज है क्वांटिटेटिव डिफेक्ट्स। अब बोन मेरो की एक्टिविटी से कैसे अफेक्ट होती है क्वांटिटी समझते हैं। देखिए, बोन मेरो की या तो एक्टिविटी इंक्रीज होगी या एक्टिविटी डिक्रीज होगी। बोन मेरो की एक्टिविटी इन डिसऑर्डर्स में इंक्रीज हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ऑलरेडी हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। और एक तरफ मैंने यहाँ मेंशन करा डिक्रीज एक्टिविटी, यहाँ पे मेगा कैरियोसाइट्स नहीं डिवाइड कर रहे, नहीं प्रोलिफरेट हो रहे, मेगा कैरियोसाइट का लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स फॉर्म नहीं होंगे। सो ए मेगा कैरियोसाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। देखिए, जब बात करें मेगा कैरियोसाइट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की, मेगा कैरियोसाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में इंक्रीज एक्टिविटी होती है बोन मेरो की। इसमें हमने डिजीज को मैंने यहाँ पे दो में डिसऑर्डर्स में डिवाइड करा है। एक में मैंने मेंशन करा इम्यून डिसऑर्डर्स और एक मैंने मेंशन करा नॉन इम्यून डिसऑर्डर्स। अब ये क्या है? देखिए, अगर आप इसको इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे तो आप बहुत सारे MCQs को सही कर सकेंगे एग्जाम्स में। देखिए, जैसे कि इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा, ये एक इम्यून डिसऑर्डर था। एंड DIC, डिसअमाइनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, ये एक इम्यून डिसऑर्डर नहीं था, बट दोनों में ही हमें मेगा कैरियोसाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है। फ्लो चार्ट बनाने का मकसद यही था कि बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हम इन डिजीज को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सके। जब हमें इसके MCQ सॉल्व कर रहे होंगे हमें क्लूज दिए जाएंगे कि क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है, मेगा कैरियोसाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्रेजेंट है, इम्यून डिसऑर्डर। इजीली हम ये डिजीज पे आगे रुक जाएंगे और हम समझेंगे यही डिजीजेस हो सकती है। क्लू दिया है, अगर नॉन इम्यून डिसऑर्डर्स है तो हमें इस पे आना है। आप समझ पा रहे हैं? इम्यून डिसऑर्डर्स में मैंने यहाँ पे मेंशन करा इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा, डेंगू, SLE, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस, बी सेल कैंसर्स एंड ड्रग्स जैसे कि हेपारिन और क्यूनिडिन, ये सभी इम्यून डिसऑर्डर्स है। इसमें हमें कुम्स टेस्ट पॉजिटिव मिलता है। कैसे हम इन इम्यून डिसऑर्डर डिजीज और नॉन इम्यून डिसऑर्डर डिजीज को डिफरेंशिएट करते हैं? ऑन लेफ्ट फाइंडिंग कुम्स टेस्ट। कुम्स टेस्ट को हम इजीली जानते हैं, हमने ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में देखा है।
कुम्स टेस्ट की बेसिस पे हम किसी भी डिसऑर्डर को पता कर सकते हैं ये इम्यून डिसऑर्डर है या नॉन इम्यून डिसऑर्डर। नॉन इम्यून डिसऑर्डर के केस में कुम्स टेस्ट नेगेटिव आता है। अब नॉन इम्यून डिसऑर्डर में मैंने मेंशन करा है डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम एंड थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा। चलिए अब देख लेते हैं कुछ डिजीजेस डिसऑर्डर्स जिसमें हमें देखने को मिलता है ए मेगा कैरियोसाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, बोन मेरो एक्टिविटी डिक्रीज है इसमें। जैसे इसमें पहला डिसऑर्डर मैंने मेंशन करा बोन मेरो फेलियर ड्यू टू फाइब्रोसिस, रेडिएशन, ये कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से बोन मेरो फेलियर होता है। विटामिन B12 एंड फोलेट डिफिशिएंसी, ल्यूकीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया एंड ड्रग्स जैसे कि एंटी कैंसर ड्रग्स, ये सभी डिसऑर्डर्स डिजीजेस ए मेगा कैरियोसाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में आएंगे जिसमें बोन मेरो एक्टिविटी डिक्रीज हो चुकी है। सो ये था सिंप्लीफाइड फ्लो चार्ट। जो भी हमने डिजीज अभी तक पढ़ी है डिटेल्ड में, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा, DIC, HUS, TTP, उनको इजीली आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। अब हम चलते हैं लेफ्ट फाइंडिंग की तरफ। जो लेफ्ट फाइंडिंग हम करते थे हर डिजीज में हमने लेफ्ट फाइंडिंग करी है। अब लेफ्ट फाइंडिंग आपको एज अ क्लूज क्वेश्चन में मिल सकती है और लेफ्ट फाइंडिंग के बेसिस पे आपको ऑप्शन टिक करना होता है कि ये कौन से डिसऑर्डर की लेफ्ट फाइंडिंग है। तो चलिए हमने बहुत सारी डिजीजेस पर कवर करी है जैसे कि हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, यहाँ पर लेफ्ट फाइंडिंग्स देखी थी हमने। बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम में देखी थी लेफ्ट फाइंडिंग्स, यहाँ पर ग्लेंजमैन थ्रोम्बस्थीनिया में लेफ्ट फाइंडिंग्स हमने देखी थी। देन फिर हमने हीमोफीलिया ए की लेफ्ट फाइंडिंग्स देखी, हीमोफीलिया बी की देखी। बट द थिंग इज़ डेट हमें इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए क्योंकि बहुत सारी डिसऑर्डर्स और डिजीज़ की जो लेफ्ट फाइंडिंग वो सेम है। जैसे कि देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम और ग्लेंजमैन थ्रोम्बस्थीनिया, अगर आप इसकी लेफ्ट फाइंडिंग करते हैं लेबोरेटरी में आपने इन दोनों पेशेंट का सैंपल लिया एंड जब आपने प्लेटलेट काउंट, ब्लीडिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट करा तो दोनों पेशेंट के सैंपल में आपको सेम लेफ्ट फाइंडिंग मिली। प्लेटलेट काउंट दोनों पेशेंट में नॉर्मल था, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो गया था एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम नॉर्मल था। अब आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एग्जाम में, कैसे आपको एक और क्लू दिया जाएगा जिसके बेसिस पे आप कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम है, किस पेशेंट में ग्लेंजमैन है। तो देखिए सेम फाइंडिंग है इसलिए हम इसमें रिस्टोसिटिन टेस्ट करते थे। मैंने आपको जब हमने बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट फाइंडिंग में हम एबनॉर्मल रिस्टोसिटिन टेस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब रिस्टोसिटिन टेस्ट हम करते हैं जो कि बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम में एबनॉर्मल आता है। एबनॉर्मल क्यों आता है? क्योंकि GP1B रिसेप्टर की डिफिशियंसी होती है। तो देखिए ग्लेंजमैन थ्रोम्बस्थीनिया में रिस्टोसिटिन टेस्ट का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि रिस्टोसिटिन टेस्ट GP1B रिसेप्टर और वॉन विलिब्रेन फैक्टर के बीच की एफिनिटी को के लिए होता है। तो ग्लेंजमैन थ्रोम्बस्थीनिया में तो GP2B 3A रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है। तो रिस्टोसिटिन टेस्ट हम ग्लेंजमैन थ्रोम्बस्थीनिया के केस में देखते ही नहीं है। रिस्टोसिटिन टेस्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं? बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम के केस में, और वहाँ पे एबनॉर्मल हमें ये टेस्ट मिलता है। तो इस रिस्टोसिटिन टेस्ट के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हमारे MCQ सही हो और हमें ये इन्फॉर्मेशन ईजीली याद रहे इसलिए मैंने इसको इतना सिंप्लीफाइड बनाया। हमने क्योंकि हर डिसऑर्डर्स हर डिजीज़ को कवर करा बट हमने ध्यान नहीं दिया कि बहुत सारे डिजीजेस की जो लेफ्ट फाइंडिंग्स है वो सेम है। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे उसके एग्जाम में, या रियल लाइफ में भी आप जब पैथोलॉजी लैब में हो तो आपको फाइंडिंग्स पता करनी है। जैसे कि देखिए इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा एंड थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम की जो लेफ्ट फाइंडिंग्स है वो सेम है। देखिए इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा के पेशेंट्स में आपने प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता हुआ दिखा था, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज था, प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल आया था और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम भी नॉर्मल आया था। ये क्यों नॉर्मल आता है? क्योंकि कोगुलेशन कैस्केडेज डिसऑर्डर में इन्वॉल्व नहीं होता है। प्लेटलेट काउंट क्यों गिर जाता है? क्योंकि स्प्लीन के मैक्रोफेजेस से बहुत सारे प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन होता है। वही हम अगर बात करें थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम की डिसऑर्डर, इनमें भी हमें यही सेम लेफ्ट फाइंडिंग्स देखने को मिलती है, बस कॉज अलग होता है। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा में कॉज क्या था? स्प्लीन के मैक्रोफेजेस ये प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। और यहाँ पर क्या कॉज है? यहाँ पर प्लेटलेट्स यूज हो जा रही है माइक्रोथ्रोम्बॉय फॉर्म होने के लिए।
बट दोनों में लेफ्ट फाइंडिंग सेम है। अब आप कैसे पता करेंगे कि पेशेंट को ये डिसऑर्डर हुआ है या ये डिसऑर्डर हुआ है? तो हम इसके लिए अप्लाई करते हैं कुम्स टेस्ट। कुम्स टेस्ट क्या होता है? एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन को डिटेक्ट करता है। अब देखिए इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा जब हमने पढ़ा था तो हमने वहां देखा था एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन देखा था हमने, और यहाँ पर हमने मेंशन भी करा था कि कुम्स टेस्ट हम कर सकते हैं इस एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन को देखने के लिए। तो वही अगर हमें पता करना है कुम्स टेस्ट हमने करा तो यहाँ पर कुम्स टेस्ट पॉजिटिव आएगा। टीटीपी और एचयूएस में कुम्स टेस्ट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है ही नहीं। सो आपको अगर क्लू मेंशन है क्वेश्चन में कि कुम्स टेस्ट हमने परफॉर्म करा और वो पॉजिटिव आया तो आप डेफिनेटली टिक करिएगा, आईटीपी आपका आंसर होगा, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी के भी हम पेशेंट देखते हैं, उसमें भी लेफ्ट फाइंडिंग हमें सेम मिलती है। प्लेटलेट काउंट नॉर्मल रहता है, ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल रहता है, प्लेटलेट प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी नॉर्मल रहता है, सिर्फ और सिर्फ पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इंक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए हीमोफीलिया ए में जो इंट्रेंसिक फैक्टर है वो अफेक्ट इंट्रेंसिक पाथवे अफेक्ट होता है क्योंकि फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी होती है। हीमोफीलिया बी में भी इंट्रेंसिक पाथवे अफेक्ट होता है क्योंकि फैक्टर 9 की डिफिशिएंसी है। तो हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? यहाँ फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी, यहाँ फैक्टर 9 की डिफिशिएंसी, सिंपल। अब हम देखेंगे वॉन विलिब्रेंड डिजीज को। वॉन विलिब्रेंड डिजीज को हम डिफरेंशिएट करेंगे हीमोफीलिया ए से। कैसे? देखिए वॉन विलिब्रेंड डिजीज में सबसे पहले समझिए प्लेटलेट काउंट नॉर्मल था, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज इसलिए हो गया था क्योंकि वॉन विलिब्रेंड फैक्टर की डिफिशिएंसी हो गई थी। वॉन विलिब्रेंड फैक्टर और प्लेटलेट के बीच में इंट्रैक्शन होता था तभी क्लॉट फॉर्मेशन होता था, जो कि यहाँ पर नहीं होगा। आगे हम कोगुलेशन कैस्केड के अगर टेस्ट की बात करें तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम वो नॉर्मल है क्योंकि एक्सट्रिंसिक पाथवे में कुछ भी यहाँ पर डिसऑर्डर नहीं है। पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इंक्रीज हो गया क्योंकि यहाँ पे इंट्रेंसिक पाथवे के फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी हो गई। क्यों डिफिशिएंसी हो गई है? क्योंकि वॉन विलिब्रेंड फैक्टर की डिफिशिएंसी है। वॉन विलिब्रेंड फैक्टर इज जस्ट अ कैरियर ऑफ फैक्टर 8। तो अगर वॉन विलिब्रेंड फैक्टर नहीं होगा तो फैक्टर 8 की हाफ लाइफ कम हो जाएगी और उसकी डिफिशिएंसी हो जाएगी। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं वॉन विलिब्रेंड फैक्टर और हीमोफीलिया ए के बीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी है, फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी है, इसी की वजह से हमें पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इंक्रीज होता हुआ दिखा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है एक ही पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ब्लीडिंग टाइम। देखिए हीमोफीलिया ए में ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल था बट वॉन विलिब्रेंड डिजीज में ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो गया है। ओके तो हम अब इजीली समझ पाएंगे कि अगर ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होता है और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इंक्रीज होता है तो वो वॉन विलिब्रेंड डिजीज है। अब हमें समझना है डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। हमें डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन को डिफरेंशिएट करना होता है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा और हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम से। क्यों? क्योंकि हमने देखा था माइक्रोएंजियोपेटिक हीमोलाइटिक अनीमिया के ये तीनों कॉजेज थे। मोस्ट कॉमन कॉज भले डीआईसी था बट ये भी कॉजेज थे। अब ये तीनों डिजीज में हमें माइक्रोएंजियोपेटिक हीमोलाइटिक अनीमिया कॉज होता हुआ दिखता है। अब हमें डिफरेंशिएट करना है कि पेशेंट में एग्जैक्टली माइक्रोएंजियोपेटिक हीमोलाइटिक अनीमिया तो हो रहा है बट वो उसमें है ही क्या, टीटीपी है या डीआईसी है? तो देखिए प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो रहा है, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है, ये डीआईसी में भी है और यही चीज़ हमें टीटीपी और एचयूएस में भी मिलती है। प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो रहा है और ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो गया बट हम एक ही दो टेस्ट है जिस पे हम कंफर्म हो सकते हैं, जो है कोगुलेशन कैस्केड के टेस्ट, जो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। देखिए टीटीपी एंड एचयूएस में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कोगुलेशन कैस्केड का एक्टिवेशन नहीं होता है, इसलिए टेस्ट नॉर्मल आते हैं। डीआईसी की बात करें तो ये एक कोगुलेशन कैस्केड डिसऑर्डर है जिसमें कि कोगुलेशन फैक्टर की डिफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे कोगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट हो गए हैं तो वो माइक्रोथ्रोम्बा फॉर्म करने में यूज हो जाएंगे। तो एंड ऑफ द डे फैक्टर्स की डिफिशिएंसी हो जाएगी एंड फाइनली प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड ए पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और हमें अगर क्लू मिलता है डी डाइमर का तो हमें कंफर्म होना चाहिए डीआईसी। डी डाइमर क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि फाइब्रिन का यहाँ पे डिसोल्यूशन हो जाएगा। इट इज जस्ट अ स्प्लिट प्रोडक्ट और डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ द फाइब्रिन। सो हमने यहाँ पे लेफ्ट फाइंडिंग के बेसिस पे कैसे हमें एक डिसऑर्डर को किसी और डिसऑर्डर से डिफरेंशिएट करना है वो हमने यहाँ पे देखा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन को रीड करिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, देन इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज मेगा कैरियोसाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया? हमने अभी डिफरेंशिएट करा था कुछ डिसऑर्डर्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ
बोन मेरो, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ बोन मेरो। सो इंक्रीज एक्टिविटी जब होती है बोन मेरो की उसमें हम देखते हैं मेगा कैरियोसाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, which include option A, B, D. Option A is idiopathic thrombocytopenic purpura. Option B is systemic lupus erythematosus and option D is disaminated intravascular coagulation. इन तीनों ही डिसऑर्डर में हमने देखा मेगा कैरियोसाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ऑप्शन सी हमने क्यों इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि ए प्लास्टिक एनीमिया में हमने ए मेगा कैरियोसाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, which include option A, B, D.